फ़ौज किसी पोजीशन में नहीं है किसी को NRO देने की। पाकिस्तान के इदारे फ़ाल हैं, अपना काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान की पार्लियामेंट फ़ाल, जो कुछ पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ, इज़ इट नॉट पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल प्रोसेस एज़ पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान? इज़ इट और इज़ इट नॉट? सो वो अपना काम कर रहे हैं। फ़ौज इसमें कहाँ से आ गई? फ़ौज कौन होती है किसी को NRO देने वाली और उस तरह की ऑप्शंस इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से नहीं रखी गई थी। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को अप्रोच किया गया था कि जब ये डेडलॉक बरकरार था कि इसमें कोई बीच बचाव की बात करें। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि हमारी सियासी जमातों की क़यादत आपस में बात करने पे या उसके ऊपर तैयार ना थी उस वक्त। आर्मी चीफ और DGI भी उसमें गए PM ऑफिस, वहाँ पे उनके साथ जो उनके रफ़क़ा थे उनके साथ बैठ के वहीं पे ये 3 सिनेरियोज डिस्कस हुए कि क्या क्या हो सकता है। और उन 3 सिनेरियोज में एक सिनेरियो जो था कि जी नो कॉन्फिडेंस मोशन गोज एज इट इज़, दूसरा था कि प्राइम मिनिस्टर साहब रिज़ाइन कर दें, और तीसरा था कि अपोजिशन नो कॉन्फिडेंस मोशन वापस ले ले और प्राइम मिनिस्टर साहब असम्बलियाँ डिज़ोल्व करके फ्रेश इलेक्शंस की तरफ चले जाए। ये तीसरी ऑप्शन जो थी उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा कि जी ये दिस इज़ एक्सेप्टेबल, ये आप हमारे बिहाफ पे उनसे बात करें। सो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने फिर उनके सामने ये गुजारिश रखी। उन्होंने कहा कि जी हम इस तरह का कोई कदम अब नहीं करेंगे, वी विल गो एज वी वांट, एज वी हैव प्लान्ड, एंड दैट इज़ इट। कोई ऑप्शन एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ना दिया गया ना सामने रखा गया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इज नाइदर सीकिंग एन एक्सटेंशन नॉर विल ही एक्सेप्ट एन एक्सटेंशन, नो मैटर व्हाट। He will be retiring on the 29th of November 2020. I hope this answers all the questions. किसी ने पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी साजिश करने की कोशिश की तो इंशाल्लाह उसको कामयाब नहीं होने देंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। आज की 3 इंतहाई इंपॉर्टेंट, इंतहाई अहम खबरें। डिप्टी स्पीकर ने PTI अरकान असेंबली के इस्तीफ़े मंजूर किए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 7 साल से ज़ेरे इल्तिवा PTI फ़ॉर्म फंडिंग केस का फैसला एक माह में सुनाने का हुक्म दिया और 123 अरकान के इस्तीफ़ों की मंजूरी के बाद PTI की मौजूदा कौमी असम्बली का कोई हिस्सा नहीं रह जाता। इसकी पार्लिमानी सियासत गोया ख़त्म हो जाएगी और फिर फ़ॉर्म फंडिंग केस उनकी आइंदा की इंतखाबी सियासत का फैसला कर देगा। लेकिन सबसे बड़ी, सबसे अहम खबर आज की वो थी DG ISPR की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसने बैरूनी साजिश के बयानिए की गोया हवा निकाल दी है। वो तमाम बयानिए जिसको लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चल रही थी, उससे हम बड़ा वाज़ेह कह सकते हैं कि आज DG ISPR ने जिस तरह से वजाहत की है, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। मेहमानों में सबसे पहले मुझे मुस्लिम लीग नून से आसिफ करमानी साहब ज्वाइन कर चुके हैं, आपको खुशामदीद कहूँगी। आसिफ करमानी साहब, आप लोगों की तरफ से बारहा ये कहा जा रहा था कि इसकी वजाहत होनी चाहिए। ये जो आप लोगों के ऊपर एक इल्ज़ाम लगाया जा रहा था मुस्लिम लीग नून के ऊपर, मुत्तहिदा अपोजिशन के ऊपर, कि एक साजिश के तहत आप लोग हुकूमत में आए हैं, तो आज बड़ा वाज़ेह, बड़ा क्लियर DG ISPR की जानिब से वजाहत हो गई है इसकी। कैसे देख रहे हैं आप इसको सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया किरण बीबी। मैं समझता हूँ कि कौम को जिस हिजान में और जिस जहनी परेशानी में पिछली हुकूमत ने मुब्तला किया हुआ था और जिस तरह की कैंपेन, एक इंतहाई घटिया कैंपेन जो थी वो पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ की जा रही थी, आज की जो DG ISPR की जो प्रेस ब्रीफिंग हुई है जी, मैं समझता हूँ कि कौम ने आज सुख का सांस लिया है और वो तमाम झूठ और जो बेबुनियाद एक प्रोपेगेंडा था वो आज दम तोड़ गया है। तो सिर्फ मुस्लिम लीग नून ही नहीं, चूँकि देखिए यहाँ पिछले 3.5-4 साल से एक तवातर के साथ लोगों को झूठ बताया जा रहा था और लोगों को, और फिर कुछ ऐसे भी यहाँ क्या मैं कहूँ कम अकल लोग थे जो कि उस झूठ को सच भी मान रहे थे और उसको फिर आगे प्रोपेगेट भी कर रहे थे। और यहाँ तक नौबत पहुँच गई कि देखिए, मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ और एक एज अ पार्टी के तौर पर भी कि पाकिस्तान के लिए एक मजबूत और एक यूनाइटेड जो फौज है उसका होना बड़ा ज़रूरी है, जो हमारे खित्ते के हालात हैं। लेकिन जिस तरह आर्मी को मिलाइन किया जा रहा था, जिस तरह सोशल मीडिया पर जिस किस्म का एक ट्रेंड चलाया जा रहा था, मैं समझता हूं कि आज के बाद उसका वो बहुत उनकी प्रेस जो ब्रीफिंग हुई है उसके बाद उसका उन तमाम अफवाहों का, उन तमाम इल्ज़ामात का
खात्मा हो गया जी। सर, DGISPR कह रहे हैं मौजूदा हुकूमत कौमी सलामती काउंसिल मीटिंग की तफसीलात पब्लिक कर सकती है, तो सर क्या पब्लिक करने का कोई इरादा रखती है, कोई फैसला हुआ है हुकूमत का? देखिए, DGISPR ने आज बड़ी सराहत के साथ उस एलामिये की भी वजाहत की है जिसका कहा जाता था कि ये बहुत कोई बड़ी आलमी साजिश है, और उसको उन्होंने इस चीज़ को भी उन्होंने डिनाई किया है और वो अपने एलामिया जो है उस पर वो कायम रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि झूठ को जिस तरह आज उन्होंने बेनकाब किया है, ये कौम के सामने आना चाहिए ताकि लोगों को ये पता चले कि हमारे पर किस किस्म के हुक्मरान जो थे वो मुसल्लत कर दिए गए थे या हो चुके थे, जिन्होंने ना सिर्फ उठना बैठना जिनका झूठ था, बल्कि जिन्होंने इस मुआशरे में, ये जो मुआशरा जो बड़ा ये एक टॉलरेंट सोसाइटी थी पाकिस्तान, ये बड़ी एक रवादारी वाला मुआशरा था, ये बड़ा तहम्मुल वाला मुआशरा था, और उसमें उन्होंने नफरतों के बीज बो दिए। तो मैं समझता हूँ कि इनका झूठ जो है उसको बिल्कुल सामने लाना चाहिए। अब कैसे गवर्नमेंट लाना चाहती है, वज़ीर आज़म साहब उसको कैसे हैंडल करते हैं दीगर जमातों की मुशावरत से, वी हैव टू वेट फॉर दैट। लेकिन मैं समझता हूँ कि सच सामने आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि झूठ की इतनी गर्द उड़ा दी गई इस पाकिस्तान में कि अब उसके गर्द जो है उसके झूठ के बादल छट रहे हैं। करमानी साहब, सर इसको भी एड्रेस करें सर। उन्होंने साजिश का तो कहा कि उन्होंने कहा कि मेरे ख्याल में तो साजिश का कोई लफ्ज़ नहीं है उस एलामिये के अंदर, लेकिन साथ साथ उन्होंने मुदाखलत के हवाले से भी बात की सर कि वो जो ज़बान इस्तेमाल की गई है वो मुदाखलत के ही मुतरादिफ है। देखिए किरण बीबी, हम भी चूँकि हुकूमत का हिस्सा रहे हैं, अल्लाह ताला ने अब दोबारा शहबाज शरीफ साहब को जिम्मेदारी दी है। ये जो होती है ना, जो डिप्लोमेटिक कॉन्वर्सेशंस, यानी बहुत जो होते हैं डिप्लोमेटिक कम्युनिटी के लोग एक दूसरे से मिलते हैं, उनके व्यूज़ होते हैं, उनके कुछ ओपिनियंस होते हैं जिनको हर एम्बेसडर, और ये हर मुल्क में ये ऐसा ही होता है कि वो अपने मुल्क को आगाह करते रहते हैं जी कि मैं फ़लाँ को मिला उसकी ये राय थी, फ़लाँ को मिला उसका ये ओपिनियन था। लेकिन और उसकी रोशनी में फिर वो जो रिस्पेक्टिव कंट्रीज़ होती हैं वो अपने मामलात को देखती हैं, समझती हैं। लेकिन ये कह देना कि जी ये अमेरिका ने साजिश की मेरे खिलाफ और मेरे खिलाफ फलां ने साजिश की जी, ये तो एक तरह, और फिर सबूत कोई नहीं देते, कोई उसको उसके बारे कोई एविडेंस नहीं है। ये तो एक रूटीन सबूत है ना आपके पास सर, सुप्रीम कोर्ट के पास भी तो अब चला गया। डिप्टी स्पीकर ने भी असेंबली में रख दिया कि जो चाहे वो देख सकता है, डीक्लासिफाइड करने की बात हो गई। सर अब मुझे ये भी बताइए, फौज जिस तरह से सर साबिक हुकूमत के मामलात में गैर सियासी रही है, तो क्या आप अपनी हुकूमत के लिए भी नहीं इसी तरह गैर सियासी रहने देंगे और किसी भी सियासी सर मुश्किलात में उन्हें अप्रोच नहीं किया जाएगा? मैं बिल्कुल आपकी बात से इत्तफाक करता हूँ कि सियासतदानों का काम है, और पाक फौज जो है, जो हमारा फ़ख्र है जी, और मैंने तो इस पर मेरे ट्वीट्स भी गवाह हैं कि उनका काम है, वो हमारे मुहाफिज हैं, उनकी कुर्बानियाँ हैं। उन्होंने दहशतगर्दी की जंग में जवान आप देखिए क्या इसको कहते हैं, शहादतें हुई हैं, शहरियों की हुई हैं, पाक फौज के जवानों की, अफसरों की हुई हैं। तो हमें तो वो चाहिए कि उनको सियासत से बिल्कुल उनको दूर रखना चाहिए, और उनका जो एक बुनियादी फरीज़ा है वो उनको अदा करना चाहिए, और पूरी कौम को अपनी पाक फौज के साथ जो खित्ते में हालात हैं, जो भी चल रहा है, उसके फौज के साथ खड़ा होना चाहिए, और सियासत में बिल्कुल उनको नहीं लाना चाहिए। यही बड़ी अच्छी बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी नून लीग ने भी रमज़ानुल मुबारक में जलसों का प्लान बना लिया है ना, मरियम नवाज साहिबा जलसों से खिताब करेंगी। तो क्या इस बार, जैसा कि आप कह रहे हैं, जैसा कि इस वक्त मुझे मोमेंटम दिखाई दे रहा है मुस्लिम लीग नून का, हुक्मरान जमात का, तो सर इस बार हम मरियम नवाज का इदारों के हवाले से बदला हुआ लहजा ही देखेंगे जलसों में? देखिए, मुस्लिम लीग नून की जो भी बात की गई माजी में, उसका अगर उसको आप जरा थोड़ा थॉरली प्रोब करें तो हमारी डिमांड क्या थी? हमारी डिमांड थी कि इस मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए, और तमाम इदारे बशमूल हमारे काबिल एहतराम पाक फौज का इदारा भी जो है, उनको इन सियासी मामलात से दूर रहना चाहिए और आइन और कानून के दायरे में रहना चाहिए। इस आज की जो DGISPR की प्रेस ब्रीफिंग थी, आज की भी,
और इससे पेशतर भी कुछ अर्सा पहले उन्होंने की, तो उन्होंने खुद इस चीज का इजहार किया भी कि हमें सियासत में मत घसीटिए। और मैं समझता हूँ कि ये बड़ा खुशाइंद है, और पाक फौज ने अपनी इस चीज को प्रूव भी किया है कि वो सियासत से दूर रहें, और वो दूर रहना चाहते हैं, तो हमें तो अप्रिशिएट करना चाहिए उनको कि ये जलसे जुलूस हैं, ये होते रहते हैं, ये पार्ट ऑफ द पॉलिटिक्स है। सही। लेकिन सर अभी पिछले दिनों आप में से कुछ लोगों ने ये पीटीआई जब हुक्मरान जमात थी उनके जलसों पर तनकीद की है कि क्या जरूरत पड़ गई है हुक्मरान जमात को जलसे करने की, अब आप पावर में आ गए हैं, अब आप लोगों की तरफ से जलसे जुलूस किए जा रहे हैं, तो सर ये किस बात की निशानदेही है? क्या आप लोग भी अर्ली इलेक्शंस की तैयारियों में लग गए हैं, या प्रेशर आ गया है आपके ऊपर कि जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसमें इस वक्त लोगों को निकाल रही है, जिस तरह का जलसा करेगा उस पर कोई शक नहीं है, सर लोग निकल रहे हैं उनके जलसों में? देखिए, मैं ये समझता हूँ, एक तो वी आर इन इलेक्शन ईयर, इलेक्शन हो ही जाएंगे, इस साल ना हुए अगले साल के शुरू में हो जाएं कभी भी, एक तो ये बात है। दूसरा मैं समझता हूं कि जिस तरह एक टोला लोगों को गुमराह करने निकला है और झूठ बोल रहा है, तो एक ऐसी जमात भी होनी चाहिए, ऐसे लोग भी होने चाहिए कि जो लोगों को गुमराह होने से बचाएं, जो लोगों को फैक्ट्स बताएं, और जो एक झूठ का एक अंसर जो है वो पाकिस्तान की सियासत में इंजेक्ट कर दिया गया, दाखिल कर दिया गया 3-4 सालों से, उसका असर जाहिर किया जाए। अगर एक फ्रीक कल ही सर काउंटर करने के लिए जलसे कर रहे हैं आप, और आप मान रहे हैं खैर 1.5 साल के बाद सर वो तो होने ही इलेक्शंस हैं, अर्ली इलेक्शंस अगर इसमें 4-5 महीनों में हो जाते हैं तब तो वो अर्ली इलेक्शंस चले जाएंगे। थैंक यू वेरी मच सर। प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे, इस वक्त मुझे जफर हिलाली साहब ज्वाइन कर चुके हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं। बहुत शुक्रिया हिलाली साहब। सर सिफारती मामलात पर बड़ी गहरी निगाह रखते हैं आप, सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि जो डिमार्च के हवाले से जो बात की गई है, कमेंट क्या करेंगे आप इस पर? देखिए, डिमाश होना था 2 वजह से। एक, इंटरफियरेंस इन इंटरनल अफेयर्स। वो किस फॉर्म ऑफ इंटरफियरेंस, हर किस्म का इंटरफियरेंस होता है और वो बड़ा गलत है। सस्पिशियस, ड्यूबियस इंटरफियरेंस, शायद इतना इंटरफियरेंस और इतना सस्पिशियस कि एक कंस्पिरेसी के तरह आगे बढ़े। मेरा मतलब है कि ये सब अल्फाज हैं जो सिनोनिम्स हैं एक के लिए। तो प्रोटेस्ट आना, डिमार्च आना लॉजिकल था और नेसेसरी था। अब अगर कॉन्स्पिरेसी जो लफ्ज नहीं इस्तेमाल हुआ, क्या हम कह सकते हैं, इसलिए हमने तो नहीं पढ़ा है, क्या हम कह सकते हैं कि इंटरफियरेंस इतना शदीद था, इतना वाइड स्प्रेड था, इतना सस्पिशियस था कि इट कैन अमाउंट टू अ कंस्पिरेसी? आई डोंट नो, मगर जब तक मैं नहीं पढ़ा, मगर टू रूल इट आउट आई थिंक ये कुछ प्रेमेच्योर है। तो मेरे ख्याल में रिएक्शन गवर्नमेंट का मुनासिब था। अच्छा सर, DGISPR ने कहा है कि मौजूदा हुकूमत चाहे तो कौमी सलामती कमेटी मिनट्स डिक्लासिफाइड कर सकती है। आप समझते हैं कि शहबाज हुकूमत को ये कदम उठाना चाहिए, उठाएगी वो कदम? ये देखिए, क्यों इन्होंने डिक्लासिफाई पहले नहीं किया, और क्यों, अगर वो रीजन स्ट्रॉन्ग नहीं थे तो अब क्यों करने की पीछे लगे हुए हैं? यू कांट हैव इट बोथ वेज। या उस वक्त गलत था या अब गलत है। अब अगर आप समझते हैं कि अर्जेंसी इतना है कि वो गलती को आप कंपाउंड करके फिर भी खोल दें, आई डोंट नो इफ दैट्स गुड एडवाइस। आई डोंट नो। मुझे सिर्फ ये पता है 38 साल के सर्विस के बाद हैंडलिंग साइफर, और अगर ये साइफर पे आया है कि ये रिपोर्ट पे माने कि विदाउट बीइंग एंडेड, क्या है ये? अगर साइफर पे है तो डेंजर रिलीज कर। हिलाली साहब आपकी तरफ आती हूँ मैं, आपकी आवाज़ मुझे सही नहीं आ रही। उवैस तौहीद साहब भी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, आपको भी खुश आमदीद। उवैस तौहीद साहब, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्या समझते हैं आप? ये जो बैरूनी साजिश वाला बयानिया है, इसका खात्मा हो जाएगा या अभी आप समझते हैं कि कुछ और सरप्राइजेस भी हैं जो सामने आ सकते हैं? क्या आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से किसी को पैगाम दिया गया है? जी किरण, थैंक यू वेरी मच। देखिए, हिलाली साहब तो जाहिर बात है एक सफारतकार रहे हैं और उनकी ओपिनियन की रिस्पेक्ट है, लेकिन जो मैं सियासी अंदाज में देखूँ, जाविये से देखूँ, तो आज DGISPR की या फौज की जो तरफ से जो पैगाम दिया गया है वो सीधा है,
और उसके अंदर ये कहा है कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की अलामिया के अंदर साजिश नहीं है। इसका मतलब है कि खान साहब के वो बयानिया जो उन्होंने अपना सियासी बयानिया बनाया है उसको एक धचका पहुंचा है। दूसरी बात कि फौजी अड्डे अमेरिका ने किसी सतह पर मांगे, डिमांड किए, उन्होंने कहा नहीं मांगे, लेकिन साथ में ऐड ये किया कि अगर फौज से भी मांगते तो फौज भी एब्सोल्युटली नॉट कहती। दूसरी बात, तीसरी बात उन्होंने कही कि जो रेजीम चेंज या पॉलिटिकल चेंज जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन और एक पॉलिटिकल प्रोसेस के तहत हुई है खान साहब की। 3 बातें। चौथी बात उन्होंने ये कही कि जो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ को पैगाम दिया गया था वो पीएम हाउस से दिया गया था कि जी आप हमारा कोई तस्फिया करा दें। उसके ऊपर हमारे आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, DGI ये दोनों पीएम हाउस के में गए और उनसे बात की। 3 ऑप्शन सामने रखी गई और फिर जाहिर बदर ने बताया कि अपोजिशन के रहनुमा जो हमारी इत्तला थे वो शहबाज शरीफ और जरदारी साहब को वो कम्युनिकेट किया गया। उन्होंने कहा नहीं जी, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है विल गो अहेड। तो इसका मतलब है कि 4-5 अकाउंट जो हैं वो नफी करते हैं उस सियासी बयानी का। इसका ये मतलब नहीं कि डिमार्च नहीं, इसका ये मतलब नहीं कि वहां पे हमारे सिफारतकार जो थे, सफीर थे, उन्होंने वो उन अल्फाज की जो डोनाल्ड डू ने जो उनसे मीटिंग के दौरान की, वो भी जाहिर बात है नाराजगी का भी इजहार किया। लेकिन जो मेरी थोड़ी बहुत मालूमात है वो ये कि सलाला चेक पोस्ट पे 2011 दिसंबर में जब नेटो फोर्सेस की तरफ से अमेरिकन लेड फोर्सेस की तरफ से अफगानिस्तान से जब हमला हुआ था किरण, तो उस वक्त हालात बहुत खराब थे और इस तरह के केबल्स जो हैं वो एक्सचेंज हुए थे बहुत सख्त अल्फाज में। और हिना रब्बानी खैर साहिबा जो हमारी साबिक वजीर खारजा है, उन्होंने हमसे ये बात करते हुए ये बताया था और अभी भी उनका मौकिफ यही है। दूसरी बात ये कि जब उसामा बिन लादेन पे ऑपरेशन हुआ एबटाबाद के अंदर, उसमें भी ये सिफारती केबल्स के अंदर सख्त अल्फाज होते हैं। अब बात यह है कि जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो दोबारा पार्लिमानी कमेटी को बुलाया है तो फिर और क्लैरिटी आएगी। उसके अंदर सारे हसास इदारों के जो सरबराह हैं वो मौजूद होंगे। लेकिन एक किरण बात जरूर ये है कि आज फौज के तर्जुमान ने बड़े ही क्लैरिटी के साथ सारे जो सख्त से सख्त सवालात थे जो हम समझते थे कि जंडे से रह जाएंगे, जबान पे रह जाएंगे, उन सब का बड़े अच्छे तरीके से जवाब दिया। कुछ कड़वे भी थे। और जब उन्होंने कहा कि इस वक्त के आर्मी चीफ जो कमर जावेद बाजवा साहब एक्सटेंशन ना वो डिमांड करते हैं, ना सीख करते हैं, ना वो एक्सेप्ट करेंगे और 29 नवंबर को जो उनकी मुद्दत मुलाजमत जब एक्सपायर होगी तो रिटायर होंगे। जी जी आप क्या कह रही थी किरण? जी वैसे आप कंप्लीट कीजिए, मैं आपकी बात पे ही जुमला ऐड कर रही थी कि उनके लिए ये बात करना कि वो एक्सटेंशन मांग रहे हैं वो उनकी किरदार कुशी के मुतरादिफ है, ये बात उन्होंने कही। जी देखिए, एक पूरा सियासी बयानिया सियासी हलकों में लेट्स बी ब्लंट एंड लेट्स बी फ्रैंक अमंग्स आवरसेल्व्स कि उसमें ये हो रहा था कि जी ये सारा जो हिजान है उसमें कहीं एक्सटेंशन की बात है। इससे पहले भी जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की तरफ से जो मैसेजेस आ रहे थे डायरेक्टली वो तो यही थे कि जी ही डजंट वांट एन एक्सटेंशन। आज तर्जुमान ने कहा कि हर सूरत में वो 29 नवंबर को बाइज्जत तौर पर अपनी रिटायरमेंट लेंगे, तो आप कोई रूमर्स ना फैलाएं। दूसरी बात एक जो हमें लग रहा था कि डिवीजन है उसका भी सवाल हुआ, तो उन्होंने कहा देयर इज नो डिवीजन विद इन द आर्मी। तो जाहिर बात है कि अभी जो हम 2 रोज पहले जो फॉर्मेशन कॉन्फ्रेंस थी उसके अंदर सारे मेजर जनरल्स आए हुए थे, सारे लेफ्टिनेंट जनरल्स आए हुए थे। और मैं वो जो डिवीजन की बात हो रही थी उसकी कुछ हवा कल भी निकली कि वो तमाम लोग जिनके लिए कहा जा रहा था कि इनका बहुत ज्यादा टिल्ट है शायद पीटीआई की तरफ और जो साबिका हुकूमत के साथ हुआ उनके लिए बहुत ज्यादा टिल्ट है, तो उनके फिर वो ऑडियो मैसेजेस, उनकी जस्टिफिकेशन, क्लैरिफिकेशन बड़ी क्लियर वाज़ेह तौर पर सामने आई कि उनकी तरफ से ऐसा कुछ नहीं किया जा रहा, वो सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा ही हो रहा है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड महमूद शाह साहब भी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, आपको भी खुशामदीद। वैसे आती हूँ आपकी तरफ। महमूद शाह साहब अस्सलाम वालेकुम सर, ये जो कौमी सलामती का इजलास हुआ सर ये 31 मार्च को हुआ, 14 अप्रैल को आज सारा मामला सर वाज़ेह हुआ। आप नहीं समझते कि जो 15 रोज तक जो कुछ होता रहा, अगर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले हो जाती तो मामलात की संगीनी से बचा जा सकता था? शाह साहब मेरे ख्याल में मुश्किल है
ये जो भी लोग हैं ये असल में एक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, और ये जो लेटर है ये लेटर कुछ भी नहीं है। जिसमें लिखा हुआ है इट्स नॉट वर्थ द पेपर ऑन विच इट इज रिटन। हर सूरत इसको एक नैरेटिव का हिस्सा बनाने की कोशिश है, और मेरे ख्याल में यही चीज वहाँ पर कमेटी में बताई गई कि अच्छा ये आप करेंगे तो अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात खराब नहीं होंगे। और ये तो बड़ा रूटीन का लेटर है, जब ये 7 मार्च को आया हुआ है तो इसका आगे क्या करना है, क्या प्रोसीजर है। उन्होंने कहा जी इसके ऊपर हम एहतजाज करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, तो कहते हैं वो तो आपने किया नहीं अभी तक, तो कहते हैं वो कल करेंगे। तो ये इस किस्म की ये बड़ी रूटीन किस्म की रिपोर्ट्स है जो आती भी हैं और जो सिफारिश पे मंगवाई भी जाती हैं। तो मेरे ख्याल में इस पर्टिकुलर लेटर को सिफारिश पे मंगवाया गया कि इसमें ऐसी चीजें लिखो, तो लिख दी उन्होंने। तो उन्होंने कहा बस ठीक है आप प्रोटेस्ट करें, क्योंकि जब इससे ज्यादा शाह साहब आप ये बड़ी बात कर रहे हैं, आप तो ये कह रहे हैं कि ये लिखवाया गया है, ये कहा गया है कि ऐसा लिखो और फिर लिखकर ये आ गया है बयानियां बनाने के लिए, सियासी बयानियां बनाने के लिए। बिल्कुल जी बिल्कुल। और मेरे ख्याल में जो कमेटी में डिस्कशन हुई होगी जरूर इसकी तरफ इशारा किया होगा। ये जो रिटायर्ड एम्बेसडर है असद मजीद साहब, उनको आप कहें कि इस तरह कोई लिख ले, और आप मैं समझता हूँ कि आप किसी जगह आपका एम्बेसडर हो, मास्को में हो, उसे भी आप कोई चीजें लिखवाएं जिसको आगे आप इस्तेमाल करें एज ए नैरेटिव कि देखो जी अमेरिका ने ये कहा है, अमेरिका ने ये कहा है। लोग तो सही कह रहे हैं कि हम तो अभी तक कश्मीर की आज़ादी की बात कर रहे थे और फलस्तीन की आज़ादी की बात कर रहे थे। हमें पता महमूद शाह साहब आप बहुत ज्यादा आप बड़ी संगीत बात कर रहे हैं सर। इसी बात को जरा मैं मजीद जफर हिलाली साहब की तरफ लेकर जाती हूँ। जफर हिलाली साहब, ये बातें सर चल रही हैं, ये सोशल मीडिया पर बात चल रही है, लेकिन टीवी स्क्रीन पर बैठ के महमूद शाह साहब कह रहे हैं कि ऐसा एक तो इस खत की कोई खास हैसियत नहीं है, फिर वो कह रहे हैं कि लिखवाया गया है, सफीर से कुछ भी लिखवाया जा सकता है। हिलाली साहब आप जानते हैं इन मामलात को ज्यादा, प्लीज इस पर रोशनी डालिए। मेरे ख्याल में इनको इतना ही पता है फॉरेन ऑफिस और रिवाज के बारे में जितना मुझे टैंकों के बारे में पता है। एंड जस्ट लाइक आई वुड नॉट कमेंट ऑन टैंक्स एंड आर्टिलरी, मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसी चीज़ ना करें। क्या हमारे एम्बेसडर्स को आप झूठ कहलवाना सकते हैं? एक पलंदा झूठ का लिखवा सकते हैं? किस लिए वो एम्बेसडर लिखेगा? बाय द वे ही इज़ नॉट रिटायर्ड, वो इधर से गया है ब्रसल्स, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पोस्ट। यार ये अगर आप चाहते हैं किसी को कार्ट ब्लांच देने, अगर आप उसको निकालना वाइट वॉश करना चाहते हैं तो कर लें, मगर दूसरों पे तो ना डालें ना, दूसरों की तो बेइज्जती ना करें। नंबर 1। अब आपको मैं बताता हूं, नंबर 1 मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या बहुत बुरी मैं आई पर्सनली बिलीव कि आर्मी का इनपुट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। मैंने काम किया है स्पेशल सेक्रेटरी टू बेनजीर भुट्टो, मैं प्रेजेंट था कॉन्वर्सेशंस में आर्मी चीफ और उनके दरमियान, और मुझे पता है कितना एक्सीलेंट एडवाइस, सेंसिबल रियलिस्टिक एडवाइस उनको मिलता था आर्मी चीफ से। इस हद तक कि उन्होंने कहा जनरल वहीद को कि एक्सटेंशन, प्लीज एक्सटेंशन लो, मेरी गवर्नमेंट स्टेबलाइज होगी अगर तुम्हें एक्सटेंशन मिला। उन्होंने फिर भी इनकार कर दिया। तो मैं जानता हूं, आई बिलीव दैट दे शुड से समथिंग, मगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने प्राइम मिनिस्टर को दूसरे दिन कॉन्ट्रडिक्ट किया पब्लिकली ऑन फॉरेन पॉलिसी। आई थिंक मे बी ही वॉज राइट, मगर द फैक्ट इज दैट ही कॉन्ट्रडिक्टेड द प्राइम मिनिस्टर, और दैट इज अ पॉलिटिकल मूव, प्रोबेबली नेसेसरी, मगर उन्होंने किया। क्या ये झूठ है? क्या हम सब पढ़ नहीं सकते हैं? एक बात। दूसरी बात, देखिए कि एब्सोल्युटली नॉट, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आर्मी कि वो भी कहते हैं एब्सोल्युटली नॉट, और बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उनको पूछा नहीं गया था, मगर हमारे पास बेसिस हमने दिए थे ना उनको, शमसी उनके हाथ में था ना एक जमाने में। तो बात यह है कि अगर लड़ाई बढ़ती तो इनेविटेबली एक रिक्वेस्ट आता कि हमें बेसिस दो,
हमें कन्वीनियंट होता है हमारे ड्रोन्स और हमारे क्रूज मिसाइल्स को इधर से लॉन्च करने के लिए, निस्बतन कोई जहाज समंदर में जो पार्क्ड है। तो अगर वो भी आता, तो उसने कहा कि वो आया या अगर भी आता, उसका मतलब ये था इमरान खान का कि एब्सोल्युटली नॉट। और वो तो फिर खुद चीफ द आर्मी टू वुड हैव सेड एब्सोल्युटली नॉट। वी मूव्ड ऑन फ्रॉम द डे कि पाकिस्तान एक बेस बन सकता था। दूसरी बात यह है, क्या कहा उन्होंने, क्या वो थ्रेट जो हमारे एम्बेसडर ने लिखा, डिड ही से कि वो ल्यू जो है कहा ही कुड बी रिमूव्ड बाय अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, या उसने कहा ही शुड बी रिमूव्ड बाय अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस? और अगर वो कहा he should be removed by a vote of no confidence, that is unwarranted interference in Pakistan's internal affairs. Unwarranted. और मैं अगर उधर बैठा होता, मैं ऐसे पूछता, अच्छा बच्चू, तो किसके साथ मिलके इनको निकालेंगे हम, बताओ तो सही। अगर वो जवाब देता, उस जवाब would be very revealing. It was a thoroughly unpleasant conversation. कभी नहीं होना था with a good ex good friend or even now a good friend, और उसके ये प्रेशर डालने के लिए था और हमें बुली करने के लिए। जफर हिलाली साहब, आप सर आपका राब्ता पता हुआ है? जी सही। हिलाली साहब, आती हूँ मैं दोबारा आपकी तरफ। सर ये जो आप बात कर रहे हैं, ये उस वक्त के वजीर आजम साहब ने पहले ये एक बात की और उसके बाद नेक्स्ट डे आर्मी चीफ ने जो नेशनल सिक्योरिटी में बात की, आप उसका हवाला दे रहे हैं ओवैस सईद साहब। सर ये बहुत से हमसाए, क्योंकि आज ये भी एक बहस चल रही है ना कि मुदाखलत और साजिश, क्योंकि DGISPR ने कहा कि जी मुदाखलत के मुतरादिफ है, लेकिन ये साजिश का उन्होंने कहा कि ऐसा कोई लफ्ज़ इसमें नहीं है, मेरे ख्याल में बिल्कुल भी नहीं है, उन्होंने बड़ा क्लियरली ये कहा। तो सर बहुत से हमसाए ममालिक हैं, हम देखते हैं सरहदी मामलात पर या दीगर मामलात पर अगर कोई बात होती है तो उनकी तरफ से ये कहा जाता है कि हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत ना करें। तो ज़रा रहनुमाई के लिए फरमा दें कि ये क्या हर मुदाखलत फिर उसको साजिश ही कॉल किया जाए? देखिए, मैं समझता हूँ किरण के जो सिफारती तार है या डिप्लोमेटिक केबल है, जिसको लेटर कहा जा रहा है तहरीक इंसाफ के कारवान की तरफ से, वो उसकी तशरीह हो रही है सियासी कि शामिल कुरैशी साहब कहते हैं इसका निचोड़ ये है। अब निचोड़ तो मैं और आप भी निकाल लें, तशरीह जो है वो कोई भी कर रहे हैं बेसिकली, और उसकी सियासी बयानिया के अंदर वो तशरीह शामिल करते हैं उस डिस्कोर्स के अंदर। लेकिन इतना सेंसिटिव इशू होता है कि आप पाकिस्तान के किसी से भी सिफारती ताल्लुकात है, उसके अंदर आप जब तशरीह लेकर आते हैं और ये इल्जाम लगाते हैं कि जी फला सुपर पावर जो है वो हमारी रिजीम को टॉपल करना चाहती थी इन गद्दारों से, इन अपोजिशन के रहनुमाओं से जिन्होंने मेरे खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव किए थे। ये तो आप प्रूफ, मैं तो समझता हूँ खान साहब प्रूफ नहीं कर सकते। ये इल्जाम तराशी है, तशरीह है। और आज जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का पहले एलामिया है उसको अगर आप पढ़ लें गौर से, उसके अंदर भी कहीं कंस्पिरेसी का वर्ड नहीं है। और आज जो फौज के तर्जुमान ने जो बड़े नपे तुले अंदाज में जो फैक्चुअल पोजीशन दी है उसके अंदर भी नहीं है। मैं ये समझ रहा हूँ कि आने वाले दिनों के अंदर वजारत खारजा या दफ्तर खारजा की तरफ से भी इसी तरह की प्रेस ब्रीफिंग होएगी या उसमें सवाल जवाबात में उसकी तस्हीह की जाएगी। जो भी शक्कूक व शुबहात जो इस वक्त एक कंटेनर पे या एक स्टेज पे जो एक डिस्कोर्स में शामिल किए जा रहे हैं, देखिए मैं ये समझता हूँ किरण के ये अब सवाल पैदा होता है कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो पोलराइजेशन इस वक्त खान साहब अपने डिस्कोर्स में कर रहे हैं, क्या उसके अंदर ये असर होगा? मैं समझता हूं कि अगर इसको हम बाइफरकेट करें तो एक है कल्ट फॉलोइंग खान साहब की, किसी को उनसे इख्तलाफ हो, इत्तफाक हो, उनकी एक कल्ट फॉलोइंग है, उनके अंदर एक मकरातीसियत है और वो नौजवान या वो ओवरसीज पाकिस्तानी उन पे अंधा एतमाद रखते हैं। लेकिन एक वो बड़ी तादाद में है जो समझते हैं कि ये मजलूम है या ये तब्दीली लाएंगे, वो एक स्विंग वोट है, एक न्यूट्रल वोट है। वो मेरे ख्याल में आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से जरा परे हटेगा और वो देखेगा कि खान साहब के सियासी डिस्कोर्स में ये जो विक्टिम कार्ड है उसके अंदर कितना वाकईतन हकीकतन कितना वजन है। और फिर खान साहब के लिए एक बड़ा चैलेंज है किरण कि देखिए फौज की जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है
उसके अंदर एक था कि जी हम ना अमल दखल नहीं करते, हमारी इंटरफेरेंस कोई नहीं है पॉलिटिक्स में, हम भी यही दुआ करते हैं और हम नौजवानी से नौमरी से यही चाहते हैं कि बिल्कुल अमल दखल ना हो। जब फौज का नाम, जब इस्टेब्लिशमेंट का नाम सियासी बयानिए में या अवामी बयानिए में आएगा तो उनके इमेज को ठेस पहुंचती है, साख को ठेस पहुंचती है, और वो भी तवातुर से यही हो रहा है, इस पोलराइज एनवायरनमेंट के अंदर यही हो रहा है। मैं समझता हूँ कि खान साहब की जो शख्सियत है उनको ये देखना चाहिए कि अपने इख्तिदार के लिए या शहबाज शरीफ साहब की अगर उन्हें शक्ल नहीं पसंद तो उसकी बुनियाद पर वो एक ऐसा बयानिया करें जिससे एक आग सी लग जाए या आवाम में एक हैजानी कैफियत पैदा हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं आप सर। अब इस पे इमरान खान की जो ये पॉपुलैरिटी है, इसको कितना बड़ा धचका लगेगा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, इस बड़ी क्लियर वाज़े वजाहत के बाद? मैं इसका जवाब लेती हूँ आपसे, उससे पहले मैं चाह रही हूँ शाह साहब ज़रा ये मुझे बता दीजिए, रूस के दौरे के हवाले से भी आज DGISPR साहब से बात हुई है ना, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल जी इदारे ऑन बोर्ड थे, लेकिन सर आर्मी चीफ साहब वजीर आजम के साथ, उस वक्त के वजीर आजम साहब के साथ गए नहीं थे, इस दौरे में मौजूद नहीं थे। क्या समझते हैं आप, क्योंकि उससे पहले जितने भी दौरे हुए फौजी क़यादत हमेशा साथ होती थी, इस तनाजुर में अगर देखें तो ये रूस का दौरा कितना मुख्तलिफ था बाकी तमाम दौरों के, इमरान खान के? मेरे ख्याल में ताल्लुकात रूस और अमेरिका के दरमियान काफ़ी खिंचे हुए थे। उस वक़्त तक पे हमला नहीं हुआ था, लेकिन ताल्लुकात उनके बड़े स्ट्रेंथ थे। और उन्हीं हालात के अंदर जाना, मेरे ख्याल में इमरान खान साहब थे या कोई और होते तो जाना चाहिए था। मेरे ख्याल में आर्मी ने इसको सपोर्ट किया, बाकी जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनने भी सपोर्ट किया कि उनको जाना चाहिए था। जाने के बाद उसके ऊपर जो है, जो हमारी पॉलिसी है कि आगे एक बैलेंस किस्म की पॉलिसी की तौर जाना चाहिए था। और मेरे ख्याल में उससे अगले दिन यहाँ पर सिक्योरिटी कोई कॉन्फ्रेंस थी जिसके अंदर आर्मी चीफ ने उस पर बातचीत की है, आर्मी चीफ ने बातचीत की और उसमें यानी जो यूक्रेन है उनसे हमने कुछ अरसे में कुछ टैंक लिए थे और बाकी भी उनसे हम गंदम लेते रहते हैं। रूस के साथ भी जो हमारे ताल्लुकात है वो इतने नजदीकी नहीं है, यानी अभी तक इंडिया का उनके ऊपर जो प्रेशर है वो मौजूद है। इस हद तक कि उन्होंने हमें कोई चीजें बेची हुई हैं जी, ऑब्जेक्शन की है, वो उन्होंने अभी तक दी नहीं। तो एक तरीके से हमें बिल्कुल एक साइड पे नहीं जाना चाहिए कि रूस के साथ हमारे ताल्लुकात बहाल हो, हर सूरत अच्छी बात है, लेकिन अमेरिका के साथ भी हमें अपने ताल्लुकात बिगाड़ने नहीं चाहिए। सही। वो एक सुपर पावर है, गुस्से में भी है, जो कुछ वो हमें कह रहा है वो को भी कह रहा है। और इंडिया ने डिप्लोमेटिक तरीके से उनके साथ डील किया है और रिफ्यूज किया है कि वो जो उनकी करारदाद है उसके ऊपर साथ नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ पर जो मैं बुनियादी हमें भी डिप्लोमेटिक तरीके से ही बात करनी चाहिए। ठीक, बिल्कुल सही सर। जफर हिलाली साहब, मुझे जरा ये बता दीजिए कि ये जो अब आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, बड़ी चीज़ें वाजे हुई हैं इससे, वो वजाहत जो अपोजिशन की तरफ से जो जिनके ऊपर ज़्यादा इल्ज़ाम लग रहा था, जिनके ऊपर कैटेगोरिकली इल्ज़ाम लग रहा था कि इन्होंने साजिश के तहत रजीम चेंज किया है पूरा, तो आप समझते हैं कि इमरान खान साहब के इस बयानिए को धचका पहुँचेगा आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद? हिलाली साहब। नहीं समझता हूँ पहुँचेगा, और मैं एक और चीज़ भी नहीं समझता हूँ कि मुझे समझ नहीं आ रही है किस तरीके से एक गवर्नमेंट, सिटिंग गवर्नमेंट अपने ऊपर इंक्वायरी करवा रही है। ये कैसे हो रहा है भाई? कोई सिटिंग, आपके पास इंटेलिजेंस इदारे आपके हैं, सिविल, FIA, IB, क्या FIA और IB आके आपको कहेंगे कि आपके कैबिनेट मिनिस्टर्स या आपके वर्कर्स मुलव्विस हैं एक कंस्पिरेसी में पाकिस्तान के खिलाफ? एक मिनट के लिए आप समझते हैं कि इस किस्म की फेयरनेस आती है? मुझे परवाह नहीं है जुडिशल या ना जुडिशल, आई डोंट थिंक कि ये इंक्वायरी इज रियली नेसेसरी। क्या आप समझते हैं याहिया खान अगर कहता हमूदुर रहमान को कि इंक्वायरी करो और बताओ किसका कसूर है इस पाकिस्तान में जो हमने शिकस्त किया है,
आप समझते हैं वो आराम से बैठ के वो सब छोटे छोटे लोग उनको इंफॉर्मेशन दे के वो याहिया के ऊपर कह देते हैं कि तुम्हारा कसूर है। यू नो, इट डजंट मेक एनी सेंस। देखिए, मैं एक और चीज आपको बताऊं, क्यों जाना था, बड़ा सही फैसला किया था फौज ने भी कि जाना चाहिए रूस। आपको पता है क्यों जाना था रूस को? चलिए मैं आपको बताता हूं। क्या कीमत है पेट्रोल का इस वक्त? जी $100। किस कीमत पे रूस बेच रहा है इंडिया को? $30। और अगर हमारा आदमी जाके $30 पे पेट्रोल वो कंसेशनल रेट में मिलता, उसको तो किधर तक चढ़ा देते। इस मुल्क में कितने बिलियंस ऑफ 15-20 बिलियन डॉलर का सेविंग होता। जी, इसलिए वो गया। वो इसलिए नहीं गया कि अमेरिकनों के खिलाफ था। वो इसलिए नहीं गया। मिला तो नहीं ना कुछ इस दौरे के बाद? सर मिला तो नहीं ना कुछ? नहीं मिला तो इसके माने कोशिश नहीं मिला, और अभी तो कभी नहीं मिलेगा। मगर क्या कोशिश भी नहीं करना था? सही। हिलाली साहब, यही सवाल है और सर, हम नहीं कर सकते। मुझे सेगमेंट को वाइंड अप करना है। बिल्कुल आपकी बात बड़ी क्लियरली आ गई है मुझ तक। लास्ट कमेंट ओवैस तौहीद साहब, सर मैं ये पूछ रही थी कि इस बयानी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद दचका पहुंचेगा, ये जो एक मोमेंटम बनाया है खान साहब ने, साजिश की बात हुई है, तो आपको लगता है कि इससे अब उसकी हवा निकलेगी, या आपको लगता है कि वो उसी मोमेंटम के साथ बरकरार रहेगा? देखिए, जिस तरह किरण हमें अंदाजा है कि खान साहब की एक कल्ट फॉलोइंग है, खान साहब की एक फॉलोइंग जो है नौजवानों में है, ओवरसीज पाकिस्तानी में है, वो तो रहेगी। और उनकी शख्सियत में एक मकदसियत भी है जो हम हमेशा बात करते हैं। लेकिन इतना आप पोलराइज एनवायरनमेंट कर देंगे कि आइदर यू आर विद अस और यू आर अगेंस्ट अस, कि हम मुहब्बे वतन हैं, आप ट्रेटर हैं। जितने भी मुखालिफिन हैं, जो भी मुखालिफ आवाज लगाएगा वो हमारी सब से निकल जाएगा, खारिज हो जाएगा। तो ये वाला बयानिया खान साहब का मेरे ख्याल में बहुत अरसे तक नहीं चलेगा। और लेकिन इससे डर जो है वो पोलराइजेशन का है। और एक तल्ख हकीकत है किरण कि एस्टैब्लिशमेंट ने 2013 के बाद से जो भी अगर साथ दिया खान साहब का, और जो भी हमें और आपको पता है, उसके अंदर ओवरलैपिंग बहुत हुई और लाइन ब्लर हो गई। और एक जो सपोर्ट, कॉमन सपोर्ट बेस था, वो उसके अंदर भी पोलराइजेशन हुई है। आखिरी बात मैं आपसे कहूंगा, आखिरी बात अगर मुझे इजाजत जी बिल्कुल सर, फौरन कीजिए, मुझे ब्रेक लेना है। अभी जो ये बात कर रहे थे रशिया की, ये खान साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अमेरिका को खफगी थी इससे। और ये मुझे बिल्कुल पता है कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैक ओसुलिवन ने अमेरिका के हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को तंबीह की थी, डॉक्टर मोहित यूसुफ साहब को। और रशिया के साथ हमारे ताल्लुकात आज के लिए नहीं है, ये पिछले 17-18 साल से हैं। जरदारी साहब भी गए, नवाज शरीफ साहब भी गए, मुशर्रफ साहब भी गए, जनरल का राहिब शरीफ साहब भी गए, कमर जावेद बाजवा साहब भी वहां गए। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान का एक अनअनाउंस्ड, अनडिक्लेयर्ड एक ब्लॉक बन रहा है चाइना और रशिया के साथ। और इसी तरह से अमेरिका जो है, बिल्कुल ठीक, इसको फर्दर प्रोग्राम्स में बिल्कुल डिस्कस करेंगे। बहुत शुक्रिया मानो का, बेहद शुक्रिया, क्योंकि आज जो बहुत ज़्यादा बहस और बात हो रही है वो साजिश और मुदाखलत पर हो रही है। तो मुदाखलत की शिकायत अक्सर ममालिक करते रहते हैं। इनफैक्ट लास्ट ईयर जब किसानों का एहतजाज हो रहा था इंडिया में, तो जो सिंगर है रियाना, उनकी जानिब से एक ट्वीट किया गया था, तो उसको भी इंडिया ने कहा था कि ये मुदाखलत, अंदरूनी मामलात में मुदाखलत कर रहे हैं। तो इट डजंट मीन कि वहाँ पर मोदी सरकार की हुकूमत को गिराने की कोशिश कर रहे थे। बहरहाल जी, एक छोटा सा ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन जी। प्रोग्राम के आखिर में जिक्र करना है मैंने नाजिम जोखियों का, जिसे बासर वडेरों के मेहमानों के गैर कानूनी शिकार करने की वीडियो वायरल हो जाने पर पीपल्स पार्टी के MNA जाम अब्दुल करीम और MPA जाम उवैस के फार्म हाउस पर रात की तारीकी में तलब करके इतना मुबैना तशद्दुद किया गया कि वो मर गया। मीडिया से आवाज़ें उठी, मैंने खुद घर जाकर नाजिम जोखियों के उसके छोटे छोटे यतीम बच्चों और उसकी बेवा की फरियाद आप तक पहुँचाई, लेकिन फिर वही हुआ जो इस मुल्क में जालिम करता आया है और मजलूम के साथ होता है। न जाने अदम एतमाद में जाम अब्दुल करीम नामी इस MNA का वोट इतना ही अहम था, या फिर वडेरे होने की वजह से इसका इस्तेहकाक था कि एक रोज़ खबर आई कि नाजिम की एहलिया ने मुकदमा वापस ले लिया है, सबको माफ़ कर दिया है। और फिर वो केस जिसमें 2 माह तक चार्जशीट ही पेश नहीं हो सकी थी, वरसा के उस माफ़ीनामे के बाद उसमें मरकजी मुल्ज़िमान समेत 13 अफराद की नामी निकाल कर अदालत में पेश किया गया। यानी वो मुकदमा
जो सिंध हुकूमत का टेस्ट केस था, उसमें वजीर आला हो या उनकी काबीना या उनके आला कायदीन, इंसाफ की फराहमी में सभी फेल हो गए। बिलावल साहब, आप इंसानी हुकूक कमेटी के चेयरमैन हैं, मुमकिन तौर पर नई हुकूमत में इंसानी हुकूक की वजारत भी आपके हिस्से में आ जाए, आपकी पार्टी के हिस्से में आ जाए, लेकिन इतना याद रखें, मजलूम की बद्दुआ अर्श तक हिला देती है। ये इख्तिदार तो फिर क्या शय है, कुछ शर्म और कोई काश का एहसास होता। बहरहाल जी, वक्त ख़त्म हो गया प्रोग्राम का। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे पीर को। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।